नॉन स्टॉप हेडशॉट। हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल K2N सॉल्यूशन एजुकेशन में स्वागत है। आज आप सभी के बीच फिर से बिहार पुलिस बल सिपाही भर्ती परीक्षा 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो ये सेट नंबर 2 है। अगर चाहते हैं कि सेट 1 देखें तो हमारे प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में जाकर सेट 1 देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड अगर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने उन प्रश्नों की ओर जो आज के महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों की ओर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। आपका पहला प्रश्न है कि ऊष्मागतिकीय ऊष्मागतिकीय का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है, तो वह कौन सा है? तो वह है ऊर्जा का नियम। ऊर्जा का नियम जो है वही है क्या चीज? ऊष्मागतिकीय का प्रथम नियम जो है ऊर्जा का नियम है। ठीक है, ऊर्जा के नियम को जो बोलते हैं इसे गतिकीय ऊर्जा भी कह सकते हैं। गतिकीय ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा में बदल सकता है। ठीक है, जो गतिकीय ऊर्जा होता है उसे हम क्या कर सकते हैं? स्थितिज ऊर्जा में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका ऊर्जा का नियम है। ऊष्मागतिकीय का प्रथम नियम जो है ऊर्जा का प्रथम नियम है। आपका अगला प्रश्न है, यदि ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। कैसे? देखिए, डी बराबर होता है 0। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ओके बराबर 0। यानी कि देखिए, डी बराबर आपका हो गया 0 और डी बराबर होता है कितना? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि यदि p और q विषम संख्याएं हैं तब विषम में कौन सी संख्याएं सम है? तो विषम में जो पूछ रहा है कि सम सम कौन सी संख्या है, तो वो है कौन? बी, p प्लस क्यू। कौन है? p प्लस क्यू जो है वो विषम में भी क्या है? सम है। देखिए कैसे, p जो है वो विषम संख्या है। ठीक है, और q जो है विषम संख्या है, और दोनों जब ऐड हुआ है p प्लस क्यू तो दोनों मिलकर बन गया है सम संख्या। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है। तो पेन तथा स्याही के मांग को क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है संयुक्त मांग। क्या बोला जाता है? संयुक्त मांग। अगला प्रश्न है कि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया था? तो ये जो था सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म का की प्रतिष्ठा के लिए यह किया गया था कि शंकराचार्य जो थे ये मठ का निर्माण किए थे। किन धर्म के लिए? सनातन धर्म के लिए। शंकराचार्य जो थे ये क्या थे? दार्शनिक थे। ठीक है, यह एक दार्शनिक और क्या धर्म प्रवर्तक थे। ठीक है, धर्म में परिवर्तन करने वाले थे। ठीक है, कौन? शंकराचार्य। और इन्हीं ने क्या किए थे? 4 मठों का निर्माण किए थे। कौन? शंकराचार्य ने। आपका अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदे गोलाकार किस कारण से होता है? तो वर्षा की बूंदे जो होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है? गोलाकार होती है, पृष्ठ तनाव के कारण।
आपका अगला प्रश्न है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 23 जून 1957। यह जो युद्ध था वो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1957 में हुआ था, जो कहाँ हुआ था, मुर्शिदाबाद। कहाँ पे हुआ था, मुर्शिदाबाद के जो एक गांव है नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे, कहाँ पे, गंगा नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पर क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। ठीक है, ये पलासी नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, इसीलिए इसे क्या कहा गया, पलासी का युद्ध कहा गया। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को पराजित कर दिया। जो ब्रिटिश के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेना थी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, वो उस सेना के नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और इन्हीं के नेतृत्व में जो इनकी सेना थी ब्रिटिश की, वो सिराजुद्दौला के सेना को क्या किए, पराजित कर दी। ठीक है, कब, 23 जून 1757 में। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 में। आपका अगला प्रश्न है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है। तो मुद्रा के आंतरिक मूल्य का जो अर्थ होता है वो मुद्रा का क्रय शक्ति होता है, मुद्रा का क्रय शक्ति होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व है। तो इसमें जो तत्व है वो हो जाएगा आपका सी, हीरा। हीरा जो है एक तत्व है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो इसे बोला जाता है क्या जी, विद्युत कोश। क्या बोला जाता है, विद्युत कोश। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, बढ़ेगा। जब स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन को कम करेंगे तो इसका जो दाब होगा वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि इनमें से कौन सार्क का सदस्य है। तो सार्क का इसमें सदस्य कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मालदीव। मालदीव जो है वो सार्क का सदस्य है। सार्क दक्षिण एशिया क्षेत्र के संघ जो सार्क है, ठीक है, वो जो है कहाँ पे है, तो ये सार्क जो है वो दक्षिण एशिया के कहाँ पे है, काठमांडू। ठीक है, जिसकी स्थापना, सार्क की जो स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। ठीक है, इसका पहला सम्मेलन, शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1985 में ही हुआ था। वो कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश के एक, उसका बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका। कहाँ, ढाका, वहीं पे यह प्रथम क्या हुआ था, शिखर सम्मेलन हुआ था। कब, 1885 में। ठीक है, सॉरी 1985 में, 1985 में ये प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें 8 सदस्य, मतलब कुल 8 देश के जो देश थे
इस सदस्य में शामिल हुए थे। ठीक है, 8 देश। वो कौन कौन से थे? तो भारत, पाकिस्तान, ठीक, बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल के बाद आपका आता है भूटान, उसके बाद है भूटान के बाद श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद मालदीव एवं कौन? अफगानिस्तान। तो ये 8 जो देश हैं वो सार्क के सदस्य थे। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है ओम होता है, और मीटर जो दूरी का मात्रक जो होता है मीटर होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो इनमें से कोई नहीं, ना 80 किलोमीटर होगा, ना 90 किलोमीटर होगा, ना 8 किलोमीटर है। कितना होगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। आइए जानते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? तो ये जो है सबसे निचली परत जो है वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, वायुमंडल के सबसे निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है 8 किलोमीटर, और तथा यह विषुवत ध्रुव से इसकी ऊंचाई क्या चीज? ध्रुव से 8 किलोमीटर है। ठीक है, और विषुवत रेखा से जो है वो 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और जब इसके ऊपर जाएंगे तो प्रति 165 मीटर ऊंचा जाने पर, क्षोभ मंडल के ऊपर जाने पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, जितना 165 किलोमीटर ऊपर जाएंगे उतना आपका, मतलब जितना ऊपर आप जाएंगे उतना आपका जो है तापमान घटेगा। ठीक है, तो इसमें 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है जब 165 मीटर ऊपर जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल के कितने ऊपर जाने पर इसकी तापमान में गिरावट आती है? तो 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है? और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपर जाएंगे तो आपका 6.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तापमान। ठीक है, कितना? इतना हो जाएगा। उसके बाद इस मंडल को एक और नाम से जानते हैं। कौन? संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर अधो मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल, जितने भी आंधी, वर्षा, तूफान, थी, ये सब होते हैं, ये क्षोभ मंडल में ही होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे ये सब होते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना जो है ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। आपका अगला प्रश्न है कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है
वो है, तो सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है। और गन्ना जो है एक क्या है? नगदी फसल है, ठीक है। कौन सा फसल है? नगदी फसल है, जिससे कि चीनी, मीठा, शराब आदि बनाया जाता है, ठीक है, गन्ने से। और गन्ने एक नगदी फसल है, ठीक है। भारत का को देखा जाए तो गन्ने के क्षेत्र में, तो ये भारत जो है दूसरे स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर जो है भारत आता है गन्ने के उत्पादक में, ये दूसरे स्थान पर भारत आता है। आपका अगला प्रश्न है कि आयोडीन आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा। घेघा रोग में क्या होता है कि इसमें गला जो होता है वो फूल जाता है, ठीक है। गला क्या हो जाता है? फूल जाता है। ये शरीर में किस कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण ये जो है ये बीमारी होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि जो होता है, थायराइड ग्रंथि जो होता है वो ग्रंथि में सूजन हो जाता है। और आयोडीन की कमी की पूर्ति के लिए प्रायः आयोडीन युक्त नमक का उपयोग किया जाता है। और इसे दूर करने के लिए क्या किया जाता है? आयोडीन युक्त जो होता है, आयोडीन युक्त नमक जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसको दूर करने के लिए। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था, तो इसका संस्थापक जो है वह है श्रीगुप्त, जिसने 240 से 280 ईसा पूर्व के बीच इसका शासनकाल रहा। किसका? श्रीगुप्त का, ठीक है। और अपने ही शासनकाल में गुप्त वंश का स्थापना किया, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो थे, जब भारत में अनाज की कमी हो गई थी, तब इन्होंने ये नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जो थे एक प्रधानमंत्री के पद पे रह चुके हैं, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। आपका अगला प्रश्न है कि मांग के लिए आवश्यक तत्व है। तो मांग के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो वस्तुओं की इच्छा, एक निहित मूल्य, और साधन व्यय करने की तत्परता, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। किसी से कुछ मांगने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? इनमें से सभी होना चाहिए, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, विनिर्माण। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? विनिर्माण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो उत्पादन का जो सक्रिय साधन है वो है कारखाना, ऑप्शन नंबर बी। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? कारखाना। आपका अगला प्रश्न है कि सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है। तो सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोच्चतम औसत किसका है? तो वो है समानांतर माध्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला है पेट्रोल किससे मापा जाता है? तो देखिए, पेट्रोल को जो है लीटर में मापा जाता है। किलोग्राम जो है एक दूरी का मात्रक है, सॉरी, किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक है, किलोग्राम, सॉरी किलोमीटर है,
तो ये दूरी का है, ठीक है, दूरी का मात्रक है। मीटर जो है ये भी दूरी का मात्रक है, ठीक है। दूरी के लिए किलोमीटर का उपयोग करते हैं और मीटर का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। और लीटर का उपयोग करते हैं फिर द्रव्य पदार्थों के लिए, ठीक है। द्रव्य पदार्थों के लिए किसका उपयोग करते हैं? लीटर का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, ऑप्शन नंबर ए। और एल्कीन का सूत्र जो होता है CnH2n। और एल्काइन का जो सूत्र होता है वो CnH2n-2, ठीक है। ये एल्केन का सूत्र है, ये एल्कीन का सूत्र है, और ये एल्काइन का सूत्र है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का जो है सर्वाधिक उत्पादक देश जो है वो है चीन। चीन जो है ये चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है। बात कर ले भारत की, तो भारत जो है चाय के उत्पादक क्षेत्र में ये दूसरे स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर कौन आता है? भारत है चाय के उत्पादक क्षेत्र में। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनका जो मृत्यु हुआ वो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? कुशीनगर में। और ये कुशीनगर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये कुशीनगर है, ठीक है। और ये मृत्यु का समय, इनका जो उम्र हो गया था, ये 80 वर्ष के उम्र होने के बाद ये इनका मृत्यु हो गया था। और बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने इन्हें क्या कहा? महापरिनिर्वाण कहते हैं। यानी कि जब इनका मृत्यु हुआ तो इनके मृत्यु को क्या कहा जाता? महापरिनिर्वाण, ठीक है, बौद्ध धर्म में कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, पोखरन क्या है? अगला प्रश्न है कि पोखरन क्या है? तो पोखरन जो है राजस्थान का एक नगर है, ऑप्शन नंबर ए। पोखरन जो है भारत की राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले के में स्थित एक नगर है, ठीक है। जैसलमेर जिले में एक स्थित नगर है जिसे जो पोखरन है, ठीक है, जो राजस्थान में स्थित है। और इसे जो है परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है। पोखरन को जो है परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि गोवा में पहला शासक किसका था? तो गोवा में जो पहला शासक था, गोवा में पहला शासक जो था वो पुर्तगालियों का था। किसका था? तो पुर्तगालियों का था। अगला प्रश्न है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्री परिषद का नियुक्ति जो करता है वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद का नियुक्ति करता है। आपका अगला प्रश्न है, ही इज गुड इन बोथ स्टडी एंड गेम। वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो इसका हिंदी रूपांतरण बताना है। इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर, ये डी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। इसका हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा? कि वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। ही इज़ गुड इन बोथ स्टडी एंड गेम्स। इसका हिंदी हो जाएगा कि वह पढ़ाई और
खेल, दोनों में अच्छा है। आपका अगला प्रश्न है, किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ जो है वो हो जाएगा दृढ़ निश्चय करना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि जो बहुत कुछ जानता हो, वाक्यांश का सही शब्द क्या है? तो जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं बहुश्रुत, बहुश्रुत कहते हैं। ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसे बहुश्रुत कहते हैं। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्लभ। क्या बोलते हैं? दुर्लभ। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, पूंजी का अवमूल्यन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। स्फीति की स्थिति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होता है। क्या? अधिक वृद्धि होता है, जिसके कारण जीवन निर्वाह जो है, जीवन निर्वाह लागत जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तब ये नतीजा जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है और उत्पादक वर्ग को अधिक लाभ हो जाता है। जो उत्पादक वर्ग के जो सदस्य होते हैं उन्हें अधिक लाभ होता है। जो उत्पादन करते हैं किसी वस्तु का उन्हें अधिक लाभ होता है। ठीक है, देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धा को हो जाता है, लेकिन पूंजी का क्या होता है? पूंजी का अवमूल्यन होता है। पूंजी का अवमूल्यन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे होता है, किया जाता है? कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यानी कि आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, देखिए 26 नवंबर 1946 के को संविधान सभा द्वारा पारित भारतीय संविधान के कुल 15 अनुच्छेद, ठीक है, 15 अनुच्छेद जो था वो क्या हुआ था कि लागू कर दिया गया था। वो 15 अनुच्छेद कौन कौन से था? तो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367,
372, 380, 380 के बाद 388, 391 और 393। ये 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1946 को ही लागू कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद है कि जबकि शेष 380 अनुच्छेद को क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इस प्रकार जो है 26 जनवरी 1950 को लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रात्मक गणराज्य राज्य बन गया। कौन? भारत। ठीक है। तो ये कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो भारतीय संसद में कितने सदन है? 3 नहीं होगा, 2 होगा। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। तो ये भारतीय संसद में जो है वो थोड़ा डाउट है, शायद 3 सदन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, वो कौन कौन से? तो लोकसभा, राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये 3 सदन होते हैं। भारतीय संसद में 3 सदन होते हैं। मुख्य अगर पूछा जाए तो 2 ही सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। तो उच्च सदन में आता है राज्यसभा, ठीक है, और निम्न सदन में आता है लोकसभा। ठीक है, और लोकसभा ये दोनों का एक तीसरा अंग है, जिसका तीसरा जो अंग है वही है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये तीसरा अंग जो है राष्ट्रपति है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो वो है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है इसी में सबसे पहले जो पत्थर के औजार थे वो सबसे पहले पाए गए थे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कृपया बताएं और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।